दोस्तों नमस्कार। प्रादेशिक समाचार एकांश के कार्यक्रम चर्चा में मैं गोपा सान्याल आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जिस तरह एक कुम्हार कच्ची मिट्टी को अपनी कला से, अपनी कल्पनाशीलता से, अपनी सोच से एक सुंदर आकार देता है, ठीक उसी तरह हमारे जीवन को भी गढ़ने में ऐसे ही शिल्पकारों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है और ये शिल्पकार होते हैं हमारे शिक्षक। आज हम आपको ऐसे ही एक शिल्पकार, ऐसी ही एक शिक्षिका से मिलवाने जा रहे हैं जो कि बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी है। ये है ममता आहार, छत्तीसगढ़ के पंडित सखाराम दुबे शासकीय प्राथमिक शाला की एक सहायक शिक्षिका, जिन्होंने विद्यालय में शिक्षा का एक दिलचस्प माहौल बनाया है। यहाँ बच्चे नाचते गाते अपना पाठ याद करते हैं। ममता ने घर घर जाकर अभिभावकों की काउंसलिंग की और उन्हें शिक्षित होने का महत्व समझाया। ममता आहार को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाता है। और ये है रायपुर की सुश्री ममता आहार। नमस्कार ममता जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि अभी हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान ममता जी को प्राप्त हुआ है और महामहिम राष्ट्रपति जी के हाथों ये सम्मान उन्हें मिला है शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार करने के लिए। श्री ममता आहार, छत्तीसगढ़। सबसे पहले मैम, आपको हमारी दूरदर्शन परिवार की ओर से बहुत सारी बधाइयाँ। धन्यवाद जी। ममता जी, आप विभिन्न विधाओं में पारंगत हैं, जैसे कि लोक संगीत है, नाटक है और नृत्य से भी आप जुड़ी हैं। आप पद्म विभूषण तीजन बाई जी की भी शिष्या रही हैं, तो कई सारी विधाओं में आप पारंगत हैं। आपके मन में शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार करने की जो विचार है, इसका जो उद्देश्य है, किस प्रकार आपके मन में आया? ये विचार की बात, ये नवाचार जो शब्द है, ये जो आजकल सुनाई दे रहा है, हम लोग जो शुरू से जो करते आए हैं, क्योंकि हर बच्चे की क्वालिटी अलग है, हर बच्चा अलग तरीके से सीखता है, तो अलग अलग बच्चों को हम कैसे अलग अलग तरीके से पढ़ाएं, तो वो हम नए नए तरीके से पढ़ाते थे, जिसको आजकल नया नवाचार कहते हैं। तो वो जो है शुरू से ही एक था कि हाँ, हर बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाना है, तो सभी बच्चे उस कोर्स को पढ़ पाएँ। जी। आप गीतों को के माध्यम से, कई बार लोक संगीत के माध्यम से, जैसा कि हमें पता है कि छत्तीसगढ़ी लोक संगीत है और लोक नृत्य है, इसके माध्यम से भी आप विभिन्न विषयों को पढ़ाती हैं, जैसे कि प्राथमिक शालाओं में अंग्रेजी, हिंदी और गणित और शायद पर्यावरण, ये विषय पढ़ाए जाते हैं। तो अगर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लोक संगीत को किस तरह से आपने हिंदी में जोड़ा है और किस तरह से आप अपने बच्चों को पढ़ाती हैं? जी, मैं जब अभी गई थी राष्ट्रपति अवार्ड के लिए, उसके बाद में हम लोगों को प्रधानमंत्री से भी मिलना था। अच्छा। तो मोदी जी से मुलाकात करने के लिए 6 लोगों का चयन हुआ था, जिसमें मैं एकमात्र शिक्षिका थी। तो उन्होंने यही प्रश्न पूछा था कि आप नए तरीके से कैसे पढ़ाती हैं। तो मैंने बताया कि मैं हिंदी में कैसे मैं जो लोक नृत्य है उसी पाठ को लोक नृत्य में ढाल के मैं कैसे पढ़ाती हूँ। जैसे एक पाठ है दीप जले, अच्छा, तो उसको मैं पंथी को कैसे पढ़ा रही हूँ, डांस कर करके बच्चे पढ़ते हैं, गाते हैं। दीप जले द्वारे द्वारे दीप जले, दीप जले द्वारे द्वारे दीप जले, सन्ना नन्ना मुन्ना हो ललना, सन्ना नन्ना मुन्ना हो ललना। इस तरह से पंथी कर रहे हैं बच्चे, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, और उसमें सारी चीज़ें वो याद होते चले जाती हैं, क्योंकि ये विधा ही अलग है। बहुत सुंदर, क्योंकि छत्तीसगढ़ी जो लोक संगीत की जो मिठास है, जो माटी की सुगंध है, वो अपने आप में इतनी मधुर है। और आप साथ ही साथ विषयों के साथ साथ आप जो लोक संगीत की भी जो गुण है वो भी आप बच्चों में डाल रही हैं। जी, क्योंकि आजकल ना पंथी देखने को मिलता है गली चौराहों में, ना ही पंडवानी, तो उसको मैं, उनके पाठ को तो वो पढ़ ही रहे हैं सहजता से, वो अपने आप में एक लोक कला को ग्रहण कर रहे हैं। जी, वो बड़ी बात होती है, क्योंकि बच्चों को ऐसे बुला के सिखाएं तो आजकल नहीं सीखना चाहेंगे, तो कोर्स के साथ ही वो कला उनके अंदर आ रही है, वो बड़ी बात है। अब जैसे पाठ को मैं पंडवानी में कैसे पढ़ाती हूँ, तो वहाँ पे एक पाठ आता है सोन के फर। अच्छा। तो पाठ चल रहा है, कैसे होता है, जैसे साधु के भेष में भोलेनाथ है,
है ना। हाथ में कमंडल लेके भैया आगेगा भोले बाबा, जौने समय के बेरा मगा आगेगा भोले बाबा। तो रागी भोलेनाथ काकर भेष मारी से, साधु की भेष मारी से। तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर हो रहा है कंप्लीट। उसके बाद में देखते हैं कि सुखराम अलग तरह से वो कर रहा है। तो साधु जो है वो जाता है उसके पास में, तो का हो गए सुखराम, मर गेगा सुखराम में हम मर गेगा, प्यास के मारे भैया सुखराम में हम मर गेगा। तो भोलेनाथ साधु के भेष में पानी ला देते, कमंडल ले पिए बर और फरला खाए बर देते। थोड़कुन फरला खाते तहाँ ले ओला ले जाके अपन घर के पठेरा में रख देते। अच्छा। पठेरा मतलब का होते जी, जानते हो नहीं, आलमारी। अच्छा। हाँ, तो जाके देखते बिहन्या फल का हो जा रहा है, होगेगा सोना के होगेगा, आम के फरहा भैया सोना के होगेगा। तो इस तरह से बच्चे हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, गा रहे हैं और प्रश्नोत्तर भी हो रहा है उसी में, और उसी में शब्दार्थ भी पूरा हो रहा है। बहुत सुंदर। ममता जी, अभी आप यहाँ जो रायपुर में पंडित सखाराम दुबे प्राथमिक शाला में शिक्षिका के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं, और पिछले 2 दशकों से भी अधिक हो गए कि आप इन्हीं नवाचार, जिसे आज हम नवाचार के रूप में जानते हैं, आप इन्हीं के माध्यम से ये कह सकते हैं कि आप में जो कला थी, आप में जो हुनर थी, उसे आप उसी का ही सहारा, उसी को ही आपने एक उपकरण की तरह इस्तेमाल किया और एक मस्ती की पाठशाला बनाई। जिस मस्ती की पाठशाला में बच्चे खेलते हैं, नृत्य करते हैं, गाना गाते हैं और ये सभी चीज़ें सीखते हैं। गणित एक ऐसा विषय है जिसे लेकर बच्चों के मन में शुरू से डर रहता है, कई बच्चों के मन में नहीं भी होता है। तो गणित को आप कैसे समझाती हैं? गणित को जैसे हमारे पारंपरिक खेल हैं, फुगड़ी है, बिल्लस है, बाटी है। अच्छा। तो इसमें बच्चे गुणा भी करना चाहते हैं जी। और जैसे फुगड़ी खेलते खेलते वो धन ऋण कर रहे हैं। हाँ। और बिल्लस जब खेल रहे हैं तो वो अंकों की पहचान है, जैसे बिल्लस अपन डालते हैं जी जी, खपरेल जो डालते हैं ना बच्चे, हाँ, तो उसमें बिल्लस डालते हैं तो वो अंक को पहले पहचानेंगे तब जाके वो खेल खेल पाएंगे। आगे जो कूदने का प्रोसेस है वो तो वो अंक पहचानने का गणित हो रहा है। बाटी गिनने का है, जो कितने बाटी कहाँ कैसे हुआ उस तरह से समझते हैं। और जैसे अभी ये बाकी विषय भी जैसे पर्यावरण वगैरह है, तो हम ये जैसे अंग्रेजी है, इसको ये इलेक्ट्रॉनिक्स क्विज गेम मैंने बनाया हुआ है। तो इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं, इसमें इंग्लिश भी हो सकता है और भी बहुत सारे इसमें पूरे प्रश्नोत्तर बने हुए हैं। हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि प्रौद्योगिकी का किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, कबाड़ से जुगाड़ जैसे इस प्रकार की जो एक उपकरण उन्होंने तैयार किया। मैम, इसके बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। जी, जैसे ये सही जोड़ी बनाई है, ये इंग्लिश का पार्ट हो रहा है समझ लीजिए। तो जैसे यहाँ पर ये क्या है बच्चों, ये लड़का है, तो लड़का को क्या कहते हैं, बॉय कहते हैं। तो बॉय की स्पेलिंग कहाँ लिखी है, तो देखिए यहाँ पर ये रखी है और देखो यहाँ पे ये लाइट जल रही है, इसका मतलब आपका प्रश्न, आपने जो उत्तर दिया है वो सही है। तो इस तरह से ये जो है इंग्लिश का ही नहीं है, इसमें पर्यावरण के भी प्रश्न है और गणित के भी प्रश्न है। इस तरह से ये हम लोग खेल खिलाते हैं तो बच्चे खुश होके खेलते हैं। अच्छा। तो और ये देखिए, ये पर्यावरण से संबंधित है। ये बच्चे जो हैं ऐसे में वो शारीरिक आकृतियों को उतने मजे से नहीं करेंगे, पर हमने इसमें ये खेल के लिए ये चिपकाने का ये दिया हुआ है। इसमें आपने कुछ दालों को चिपकाया है। जो अनाज है, अनाज के देखो इसमें 2 चीजें हो रही हैं। अनाज के नाम जो हैं वो भी ये लिखना सीख रहे हैं, पढ़ना सीख रहे हैं, और साथ में ये आकृति जो बनी है उसमें चिपका रहे हैं। तो ये खुशी खुशी करते हैं बच्चे। तो जो खुशी खुशी जो किया जाए वही पढ़ाई के लिए उनका माध्यम बन जाए तो वो लंबे समय तक याद रहता है, समय तक दिमाग में वो दिमाग में रहता है। जो चित्र से करते हैं या नाच के गा के कर रहे हैं, जैसे अब ये खेलने का सामान है तो ये खिलौने बनाते हैं तो ये बच्चों को बहुत मजा आता है। तो इस तरह से ये चिड़िया उड़ रही है तो बच्चे खुशबू हो रहे हैं और नए नए तरीके से वो बनाते हैं और खुश होके ये काम करते हैं। तो इसमें ये इंग्लिश में चिड़िया को क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, वो भी कंप्लीट हो रहा है और खेल में जो चित्र बनाने का काम है वो भी कंप्लीट हो रहा है। तो अभी जब मैं गई थी तो मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने वो प्रश्न पूछा था हमसे कि आप ये सब तो कर रही हैं, तो आप स्वास्थ्य के लिए क्या कर रही हैं। अच्छा। तो मैंने कहा मैं स्वास्थ्य विभाग को और शिक्षा विभाग को 2-2 गाने बनाकर भेंट किए हैं जो कि सिग्नल में और स्मार्ट सिटी की गाड़ियों में बजे हैं। तो फिर मैंने वो गाना भी गा के सुनाया, जैसे
चलो चलो दीदी हो, चलो भैया हो, टीका लगाए बर चले चलो, हमर वैक्सीन में जबर ताकत है, कोरोना मारे के अबड़ ताकत है, रोटी खा के जाहू वो, भाते खा के जाहू वो, टीका लगाए बर चले चलो। तो मोदी जी ने कहा कि ये गाने आप स्वयं लिखती हैं? तो मैंने कहा जी। तो बहुत ही मस्त गहरी मुस्कान थी, वो मुस्कान से मेरी जो जितनी मेहनत है वो सफल हो गई। बहुत सुखद अनुभव रहा जी, प्रधानमंत्री जी से आपकी जो बातचीत हुई, और ये आपकी बहुत अच्छी पहल मुझे लग रही है कि आपने प्रकृति से जोड़ने के लिए बच्चों के लिए जो आपने पहल की है, जो नवाचार के उपयोग किए हैं। इसके अलावा अंग्रेज़ी एक ऐसा विषय है जो कि अधिकतर जो हिंदी भाषी, हिंदी मीडियम में जो बच्चे पढ़ते हैं तो उनके लिए भी एक बड़ा एक कठिन विषय हो जाता है। तो अंग्रेज़ी के जो भी विषय हैं और जो भी उसके पोएम्स हैं और उसकी जो भी चीज़ें हैं, तो उसे किस तरह से आप बच्चों को सिखाती हैं? जैसे कि मैंने अभी ये दिखाया है कि यहाँ पे इंग्लिश के पूरे बने हुए हैं चार्ट, इसी में प्रश्नोत्तर भी रहता है और इसी में ये शब्द पहचाने का है। अलग अलग क्लास के लिए हम लोग अलग अलग इस तरह से चार्ट बनाते हैं, तो वो करते हैं। और पोयम के माध्यम से हम लोग उसको एक्ट करवाते हैं। अच्छा, पोयम और प्लस एक्ट प्रहसन को करा के, तो वो आपस में बोलना सीख रहे हैं कि कैसे उसको बोलें, है ना। तो इस तरह से इंग्लिश को भी करा रहे हैं और पर्यावरण, इसमें प्रश्न पर्यावरण से भी है और गणित के भी प्रश्न हैं। तो ये सभी विषय के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक्स क्विज गेम। ममता जी, आपने 31 देशों में जो 16 नाटकों की 16 एकल प्रस्तुतियां दी हैं नाटकों की, करीबन 31 देश हैं। जी। तो और साथ साथ आप शिविर भी करती हैं। जी। नाटकों का किस तरह से उपयोग करती हैं आप इन विषयों में बच्चों को पढ़ाने के लिए? जी, इसमें जो पाठ है उसको कभी गा के, कभी नाच के और कभी नाटक को प्रदर्शित करते हैं। जैसे जो कोई पाठ है तो उसको हम कहते हैं कि तुम ये बन जाओ। जी। वो पाठ प्रहसन वाला पाठ नहीं है। अच्छा। वो उसको हम लोग प्रहसन बनाते हैं, इम्प्रोवाइज करवाते हैं। अच्छा। तो वो बच्चा अपने मन से वो सोच लेता है कि मुझे ये है तो मैं ये बोलूंगा, तो उसके कारण से इम्प्रोवाइज करते करते वो पाठ भी याद हो जाता है। और जो आपस में संवाद होता है उसमें वो प्रश्नोत्तर भी याद कर लेता है। ये बहुत अच्छी बात है। एक जो बात अभी बहुत देखी जाती है कि जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं आज के समय में, माता पिता बहुत व्यस्त होते जा रहे हैं जी। और बच्चा जो है वो घर में उतना नैतिक मूल्यों की उसे जानकारी उतनी नहीं मिल पाती है, क्योंकि माता पिता दोनों व्यस्त होते हैं, कामकाजी होते हैं। ऐसे में प्राथमिक स्कूल के जो टीचर्स हैं उनके ऊपर बहुत जवाबदेही, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है। तो पढ़ाई के साथ साथ, पाठ्यक्रम की पढ़ाई के साथ साथ जो जीवन मूल्यों की है, संस्कारों की बात है, इसे क्या आप नवाचार के माध्यम से बच्चों को सिखाती हैं? देखिए, यहाँ पर जो है पकड़ के उनको समझाना कि झूठ मत बोलो, ये काम मत करो, वो काम मत करो, तो बच्चा उस चीज़ को जानता है पर वो मानेगा नहीं। क्योंकि बच्चों को समझाना मतलब एक अलग तरह का आपको धारा बनानी पड़ेगी, उसके अंदर वो भाव जगाना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात है जी। क्योंकि आप बता दिए, वो उसने सुन लिया कि चोरी नहीं करना चाहिए, ये नहीं वो नहीं, पर आपको वो भाव जगाना चाहिए। जैसे एक किस्सा सुना रही हूँ, हमारे स्कूल के पास में झांकियाँ गुजरती हैं। अच्छा। तो 2-3 साल पहले की बात है। तो वो एक हनुमान जी की मूर्ति लोगों ने लाके हमारे स्कूल के परिसर में रख दिया। वो बाद में ले जाते हैं 2-4 दिन में, क्योंकि बहुत भीड़ रहती है ना वहाँ पे। तो उसके बाद में जब हम लोगों ने देखा कि हनुमान जी मस्त सजे हुए खड़े हैं तो बहुत अच्छा लग रहा था। जब दूसरे दिन हम आए तो उसके जो गले के जो पूरे हार और मुकुट वगैरह सब गायब थे। तो जो हमारी एचएम थी तो उन्होंने बच्चों को चमकाया, बोले कौन बदमाशी किया है, सही सही बता दो। तो बच्चे तो डर जाते हैं, वो बताया नहीं उन्होंने। और मैडम भी प्रार्थना के बाद में सब अपने अपने कमरे में। तो मैंने बच्चों को कहा कि देखो ये कल कितना सुंदर लग रहा था, ये मूर्ति कितना सुंदर, वो पूरा माला पहने थे, मुकुट पहने थे, तो आज कितना सुना सुना लग रहा है। चलो ऐसा करते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं ना, पत्तों की माला बनाते हैं और मुकुट बनाते हैं हनुमान जी के लिए जी। तो एक बच्चा उठा, बोला कि मैडम हम लोग ना उसको रेत में छिपा के रखे हैं, मैं अभी लेके आता हूँ। ये है उनका भाव जगाना चाहिए, क्योंकि उसको आपको डाइवर्ट करना पड़ेगा उसके अंदर को, तब जाके वो संवेदना जागती है। तो वो जो आपके अंदर हो तो उसको बांटो, उनके अंदर को जगाओ। क्योंकि बच्चों को आप अगर फोर्सफुली कोई चीज़ सिखाने की कोशिश करेंगे तो वो कभी नहीं सीखेंगे, कभी नहीं करेंगे। उन्हें मस्ती के द्वारा, उन्हें ऐसी सीख के द्वारा उन्हें हम सिखा सकते हैं, नैतिक मूल्यों की जानकारी देते हैं। कोविड काल एक ऐसा समय बीते 2 सालों में
इस दौरान क्या कुछ नवाचार किए आपने? बच्चों की जो भी पढ़ाई में जो भी उन्हें नुकसान हुआ, किस तरह से उसकी भरपाई कर रहे हैं आप लोग? जी, कोविड काल जो है हम लोगों के लिए बहुत ही विकट था, क्योंकि हम लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे थे और सर्वे करते थे, ऑक्सीमीटर जांच के लिए जाते थे गली गली में। उसके अलावा मैं मोहल्ला क्लास लेती थी तालाब के किनारे। तो वहाँ पर जो है और हाँ, ये जितने बच्चों के एरिया थे वहाँ पे हम लोगों ने प्रिंट रिच किया, बच्चों को भी लगाया मैंने काम में। ब्रश पेंट लेके सब हम लोग लिखे कि पूरा बच्चे लोग भूल ना जाए, चाहे वो ABCD हो, चाहे जो स्पेलिंग हो या पहाड़ा हो या गिनती हो, वो पूरे उनके मोहल्ले में हम लोगों ने प्रिंट रिच का वातावरण तैयार किया। उसमें मैंने बच्चों का भी सहारा लिया, ताकि वो लिखेंगे तो खुद भी याद करेंगे ना, तो इस तरह से। और दूसरी बात, मोहल्ला क्लास में वहाँ पर इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों बच्चे आते थे। और प्राइमरी मिडिल वो भी बच्चे आते थे, क्योंकि सभी अभी खाली हैं। तो कहीं पे कहीं कुछ पढ़ाई हो रही है या मस्ती की पाठशाला, जैसा कि मैं गागा के पढ़ाती हूँ, उस तरह से तो सभी आकर्षित होते थे। तो वहाँ पर जो बच्चे होते थे, वहाँ पर वो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे कुछ कुछ शब्द बोलते थे, उसको हिंदी मीडियम के बच्चे सीखते थे। छोटे छोटे बच्चे आपस में मिल मिल के बड़े बच्चे छोटे बच्चों को सिखाते थे, क्योंकि मैं अकेली और बच्चे अलग अलग विधा से आ रहे हैं, मीडियम से और स्तर के। तो वहाँ पर मैंने एक चीज़ ये ध्यान दिया कि आप बेसिक जो चीज़ें हैं वो सिखाओ पहले, क्योंकि वहाँ पर वही मेन चीज़ है कि जो बच्चे हैं अभी दूर हैं स्कूल से, तो वो जो उनको जो अक्षर का ज्ञान है वो है कि नहीं है। तो बड़े बच्चे जो हैं छोटे बच्चों की मदद करते थे, उसमें मैं योग की क्लास भी लेती थी, ताकि बच्चे सभी तरह से तैयार हो, इम्यूनिटी भी बढ़े उनकी। बिल्कुल। और साथ में वो खुश होते हैं ना कि थोड़ी पढ़ाई से हट के कुछ काम करें, तो बहुत खुशी खुशी उन्हें आनंद आता है। हाँ, करते हैं। और ये जो चीज़ करते रहे, मतलब सभी तरह से। और ऑनलाइन क्लास भी, और ब्लूटूथ से मैं बच्चों को पाठ पढ़ा के बांटती थी, क्योंकि कई लोग के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, तो वो ऑनलाइन क्लास में नहीं आते थे। 3 महीने मैंने 3 परिवार को उनका नेट पैक भी डलवाया, ताकि वो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सके। बहुत सुंदर पहल, क्योंकि वो फिर जिसके पास मोबाइल है उसका यूज़ तो हो, कई लोग के पास है ही नहीं। तो जो नहीं थे, जो छोटे वाले मोबाइल थे, उनको ब्लूटूथ से अपना पाठ पढ़ा के वो भी बांटा। नई सूचना प्रौद्योगिकी का भी पूरा भरपूर आपने इस नवाचार में उपयोग किया, और मस्ती की पाठशाला आपने चलाई। आपके कुछ यूट्यूब्स हैं जिसमें यूट्यूब चैनल में कुछ लिंक हम देखते हैं, जिसमें आप पाठ जो है बच्चों को जिस ढंग से नवाचार आप करती हैं वो भी है। तो आप उसके बारे में बताइए कि उसमें आप किस तरह के कंटेंट्स डालती हैं? मैं उसमें पढ़ाई से रिलेटेड अलग अलग विषय के अलग अलग तरीके से, जैसे पहाड़ा पढ़ते पढ़ते बच्चे नाचते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौखाट, ऐसे नाच रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो कितना सरल होता है उनके लिए। वो जैसे आधी छुट्टी होती है, लंच ब्रेक, उसमें भी बच्चे मस्ती मस्ती करके बोलते रहते हैं। तो बाकी जो गुजरते हैं वहाँ से वो बोलते हैं ये बच्चे तो मस्त अपना मस्ती करते करते पढ़ भी रहे हैं। तो इस तरह से अलग अलग बच्चों में चूंकि ऊर्जा भरपूर होती है, इस ऊर्जा को सही दिशा देने की बहुत ज़रूरत है। और एक शिक्षक होने के नाते ये जो जिम्मेदारी है वो आपके कंधे पे होती है। और एक और जो बात है कि वह बच्चों के मनोविज्ञान के बारे में, और आपने मनोविज्ञान का भी अध्ययन किया है, आपकी जो प्रोफाइल है वो बहुत स्ट्रांग है, हमने देखी है। तो मनोविज्ञान के बारे में मैं ये जानना चाहती हूँ कि अलग अलग पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं एक स्कूल में, और प्राथमिक स्तर की अगर हम बात करें तो एक बच्चा, जो एक छोटा बच्चा है, वो 4-5 साल की उम्र में अपने माता पिता की गोद से सीधा जब वो अपने प्राथमिक स्कूल में आता है, तो उसका सबसे पहला इंटरेक्शन जो होता है, सबसे पहले जो जुड़ाव होता है अपने टीचर्स से होता है। बाकी बच्चों से भी होता है, टीचर से भी होता है। ऐसे में बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हर बच्चे की रुचि अलग होती है, हर बच्चे का स्वभाव अलग होता है। कोई बच्चा बहुत शर्मीला होता है, संकोची होता है, कोई बच्चा बहुत शरारती होता है। तो बच्चों के मनोविज्ञान को देखते हुए आप उसे कैसे हैंडल करती हैं? यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि बच्चों के साथ में बच्चे बन के रहें तो आप उनसे कुछ करा सकती हैं। अच्छा। क्योंकि अगर आप उनके साथ में एक मैडम की तरह, टीचर की तरह मिलेंगे, तो बच्चे आपकी बात को बहुत ही, मतलब कोई डर से स्वीकार करेगा या कभी कुछ तरीके से। पर बच्चों के साथ में जब आप बच्चे बन जाते हैं, उनको उनके घर के किस्से पूछते हैं, तो वो आपस में पहले घुलना मिलना सीखते हैं। उसके बाद में कोई बच्चा जो नाचने कूदने में एक्सपर्ट होता है, वो इस तरह की मस्ती की पाठशाला में शामिल होता है। पर जब हम उसको पूरा उनके एनर्जी को यूज कर लेते हैं, नचा लेते हैं, गवा लेते हैं, उसके बाद में चुपचाप बैठ के बच्चा
उसको पढ़ता है, लिखता है। और जो शांत टाइप के बच्चे होते हैं उसको जो बड़े बच्चे हैं वो उनकी मदद भी करते हैं। तो उसमें जो साथी बना के जो पढ़ते हैं वो भी लर्निंग होती है और जो ग्रुप लर्निंग होती है वो भी होती है। तो बच्चा आपस में भी मिलके सीखता है। ये तो बहुत स्वाभाविक बात है कि बच्चे एक दूसरे का देख देख के कई बार सीखते हैं जी। और अपने से जो सीनियर हैं उन बच्चों को भी देख के सीखते हैं। बच्चे जो हैं, इनके अलावा अभिभावकों की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जी। और बच्चे जो है अपने टीचर से इंटरेक्ट करते हैं, पेरेंट्स से इंटरेक्ट करते हैं। अभिभावकों की क्या जिम्मेदारी समझती हैं आप? अभिभावक जो हैं उनको हमको जगाना पड़ता है कि बच्चे आपके हैं और जिम्मेदारी हमारी है, वहाँ तक हम पढ़ा रहे हैं, पर आपको भी घर में वो प्रयास करना पड़ेगा, तब जाके आपको वो बच्चे के अंदर जो जिज्ञासा है वो सबकी पूर्ति होगी और वो किसी मुकाम तक पहुंच पाएगा। उसके लिए हम लोग जो है अंगनामा शिक्षा एक कार्यक्रम है, शासकीय कार्यक्रम है। बहुत पहले ये मातृ उन्मुखी कर्म था, आजकल उसको अंगनामा शिक्षा कहते हैं। उसके लिए भी मैंने गाना बनाया है और जरा सुनाइए हमारे दर्शकों को। जी। अंगनामा शिक्षा के है बात तै सुन तो दाई, लइकला पढ़ाई के है बात तै सुन तो दाई, घर के जिनिस माँ लइकला पढ़ाओ सुन तो दाई, खेले खेल में लइकला मना के पढ़ा तो दाई। इस तरह से, पर उसमें सारी चीज़ें होती हैं घर में, जो भी सामान है, आटा है, चावल है, दाल है और भिंडी है, भटा है, जो भी है, आप उसको वर्गीकरण सिखाइए। सारी चीज़ें मिली हुई हैं, भटा अलग करो, भिंडी अलग करो, वो सब चीज़ें अलग अलग करो, तो वो वर्गीकरण कहलाता है। और जैसे वो अक्षर बनाना सीख रहा है तो आटे में आप आटा गूंथने के लिए तैयार करें तो अक्षर, आटे में अक्षर बना के सिखा सकती हैं। ऐसे अलग अलग तरीके से। तो बच्ची के अगर माँ पढ़ी लिखी भी नहीं है तो आप उसको अक्षर को मिलाओ, किताब से अक्षर को मिलाओ, बच्चे जो लिख रहे हैं उससे। तो जरूरी नहीं कि माँ पढ़ी हुई हो। तो ऐसे अलग अलग तरीके से हम लोग माता पिता को जागृत करते हैं। ये बहुत सुंदर पहल है, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि ग्रामीण इलाकों में अभिभावकों की जागरूकता की जो कमी होती है उसके कारण बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं। और आप जिस तरीके से, जिस सहज ढंग से अभिभावकों को भी जागरूक कर रही हैं, ये बहुत सुंदर पहल है। आपने जो इतनी सारी जो पहल की है, इसमें एक चीज़ और उभर के आती है कि सामाजिक उत्तरदायित्व। एक शिक्षक का जो दायित्व है वो एक सुंदर समाज और एक स्वस्थ राष्ट्र और एक बेहतरीन नागरिक देश को देने की बात है। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम करती हैं, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। क्योंकि जब अभिभावक बच्चों को होमवर्क कराते हैं या उन्हें पढ़ाते हैं तो समझ में आता है कि इतना आसान नहीं है बच्चों को पढ़ाना। तो इतनी सारी जिम्मेदारियों के बीच सामाजिक उत्तरदायित्वों का भी आप वहन करती हैं, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। जी हाँ, मैं 20 साल से निःशुल्क नृत्य नाट्य शिविर करा रही हूँ। क्या बात। स्लम एरिया के बच्चे होते हैं उसमें, मेरे स्कूल के भी बच्चे होते हैं, जिनको मंच प्रदान करती हूँ। वो सारा खर्च मैं खुद करती हूँ, चाहे जो भी है, लाइट, माइक, मेकअप, ड्रेसअप, हॉल का किराया। तो वो जो हैं बच्चे जो हैं कर रहे हैं, उनको छत्तीसगढ़ी फिल्मों में, और मेरी एक स्टूडेंट है वो सावधान इंडिया में असिस्टेंट डायरेक्टर बन गई है। और एक दो जो लड़के हैं वो छोटे छोटे रोल में नज़र आ रहे हैं फिल्मों में। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको मंच प्रदान करते हैं तो उनके अंदर व्यक्तित्व का विकास होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बच्चे खुल के काम करते हैं, चाहे वो पढ़ाई के मामले में हो या दूसरे अन्य मामले में हो। तो इस तरह से मैंने उनको आगे बढ़ाने का बहुत और सुंदर साथ में इनको लेके मैं दूसरे स्टेट में भी जाती हूँ। कंपटीशन के लिए लेके जाती हूँ। पुणे में भी हम लोग को बेस्ट प्रोडक्शन का अवार्ड मिला था यूनेस्को और सांस्कृतिक मंच का। एक 45 ड्रामा में हमारा जो ड्रामा था, छत्तीसगढ़ी ड्रामा, वो भी उसको इनाम मिला। बहुत सुंदर और सार्थक प्रयास है आपका। बहुत संक्षेप में आप उन शिक्षकों को क्या कहना चाहेंगी, जिस तरह से आपने नवाचार किया है उस तरह से वो करें, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी आप? जी, नवाचार तो हम करते हैं, पर आपकी लगन जो है वो उसके प्रति, बच्चों के प्रति और अपने दायित्व के प्रति जो समर्पण है
वो मेन चीज़ है कि आप सब चीज़ करें, पर अगर आप स्कूल टाइम्स के अलावा भी आप उस पर ध्यान देंगे तो ही वो जो हमारे जिम्मेदारी की जो प्राप्ति है वो हो पाएगी। तो उस जिम्मेदारी को समझें और अलग अलग तरह से हर विषय में नवाचार के लिए प्रेरित हूँ। अपने आप से, बच्चों से सीखें, क्योंकि मैं भी कुछ चीज़ें बच्चों से ही सीखती हूँ कि वो जैसे सीखना चाह रहे हैं तो मैं उनसे पहले सीखती हूँ, फिर बाद में उनको डाइवर्ट करती हूँ उसको पढ़ाई के प्रति। तो इस तरह से उनसे सभी से सीखें और फिर उसको अप्लाई करें। ममता जी, बहुत सुंदर प्रयास और बहुत सार्थक प्रयास, और आप जिस प्रेम के साथ, जिस समर्पण के साथ हमारे नवांकुरों को, हमारे भावी जो बच्चे हैं, नागरिकों को आप तैयार कर रही हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। और आज मन तो बहुत कर रहा है आपसे और बातें करें, लेकिन समय की पाबंदी है तो इजाज़त लेना ज़रूरी है। बातचीत को यहीं विराम देते हैं। आप हमारी स्टूडियो में आई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। दर्शकों, उम्मीद है आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मानना था कि एक शिक्षक सही वही है जो कि अपने छात्रों के दिमाग में जबरन तथ्यों को न घुसाए, जबरन उन तथ्यों को न ठूसे। एक अच्छा शिक्षक वही है जो कि उसे आने वाले कल के लिए, चुनौतियों के लिए तैयार करे। तो अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।